Assalamu alaikum. Adab. Good greetings to all of you. Welcome to Shida Educational Society. In our last class, we were looking some sentences, useful sentences that we use in our daily routine, daily communication. And now we are going to take some other sentences that we have remaining. लास्ट क्लास में कुछ सेंटेंसेस जो देखा था उसी के आगे की कुछ और सेंटेंसेस हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. एक चीज होती है स्वेर. स्वेर इस वर्ड को हम लोगों ने देखा था जब हम लोग स्टोरी मेकिंग कर रहे थे. स्टोरी मेकिंग क्या, उसके बाद हम लोग इस सेंटेंस में ही एक दो क्लास पीछे हम लोगों ने देखा था कि मेरा दोस्त जो था वो स्मोकिंग का इम्यून टू हो गया था. पहले इन द हैबिट ऑफ था, स्मोकिंग का आदी था, उसके बाद इम्यून टू बेअसर हो गया, लंग्स उसके खराब हो गए. फिर डॉक्टर ने जब कहा कि इवन अ सिंगल कस्ट कैन बी कॉज ऑफ हिज डेथ, यहाँ तक कि एक भी फूंक इसकी मौत का कारण बन सकती है. तो उसने क्या कहा, आई स्वेयर बाय गॉड, मैं ईश्वर की कसम खाता हूं, भगवान कसम आज से नहीं पीऊंगा सिगरेट. मैंने मना किया तो क्या बोला, आपकी कसम मोबिन भाई, आपकी कसम, मैं आज के बाद सिगरेट नहीं पीऊंगा. स्वेयर ना, कसम खाना. क्या बोलते हैं स्वेयर मीन्स कसम, वो कसम वो इरादे, वही वाला कसम खाना. या फिर शपथ लेना. शपथ लेना भी एक तरीके की कसम ही तो है. शपथ लेना या प्रण लेना. प्रण लेना, प्रण लेना यानी कि कोई मजबूत इरादा किसी चीज का कर लेना. क्या बोलते हैं स्वेर. और इसी को एक वर्ड इसके लिए और आता है, ओथ. OATH, ओथ. ओथ मीन्स भी शपथ लेना. शपथ लेना. टेक ओथ, शपथ लेना, टेक ओथ. ठीक है, अब ये जो है आपका वर्ब है, तो स्वेर, स्वर्ण और स्वर्ण, ये फर्स्ट फॉर्म होगी आपकी, ये सेकंड और थर्ड दोनों सेम होती हैं, सेकंड थर्ड. ठीक है, ये है आपका. चलिए हम लोग इसे सेंटेंस बना लेंगे तो ये हमें आसानी से याद हो जाएगा. स्वेर इन, स्वेर नहीं खाली स्वेर इन होता है शपथ लेना. चलिए देखते हैं हम लोग इसको. पीएम मोदी, पीएम मोदी, मोदी स्वर्ण इन, स्वर्ण सेकंड फॉर्म, शपथ लिया, स्वर्ण इन. या फिर टूक ओथ, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, टूक ओथ इन दिल्ली, इन दिल्ली. प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में शपथ लिया. पीएम मोदी लिख देते हैं यार. पीएम मोदी ने दिल्ली में शपथ लिया. दिल्ली में शपथ लिया, शपथ लिया. प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में शपथ लिया. एक वो वाला सेंटेंस मैं लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि वो पहले हो चुका है ना. आई स्वेयर बाय गॉड, आई स्वेयर बाय यू, आई स्वेयर बाय माय मदर ना, आई स्वेयर बाय कुरान, आई स्वेयर बाय गीता ना, मैं गीता की कसम खाता हूं. आई विल नॉट स्मोक एनी मोर, अब मैं स्मोक नहीं करूंगा, वो मैं नहीं लिख पा रहा हूं. और इसी से एक कुछ है स्वेयर वर्ड्स. स्वेयर वर्ड्स, स्वेयर वर्ड्स बोलते हैं. हिंदी में क्या बोलेंगे, श्राप, श्राप, श्राप या बद्दुआ. उर्दू में क्या बोलते हैं, बद्दुआ, बद्दुआ. जैसे नरक में जाओ, जहन्नम में जाओ, गो टू हेल. गर्त में जाओ बोलते हैं ना दादी लोग ऐसे. हमारे हमारे यहाँ बहुत अलग अलग गालियां अलग अलग होती है. ऐसे स्वेयर वर्ड हमारे यहाँ बहुत उल्टा सीधा इस्तेमाल होता है. हमें अभी बाद में सोचता हूँ, मुझे बचपन वाली चीजें तो अब मुझे हंसी आती है. अब लोकल लैंग्वेज में है, पता नहीं आप समझ पाए कि ना समझ पाए, मैं बोलता हूँ वो धमसा गाड़ू. अब उसका पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ आया. गाड़ू का मतलब गाड़ा हुआ, दबाया हुआ, खोद करके दफनाया हुआ. धमसा गाड़ू, अब धमसा नहीं समझ में आया मुझे खुद ही. माता लूटू. माता लूटू
एक जो गाली होती है हम लोग एक आम भाषा में हम नहीं देते भाई, लड़के देते हैं कुछ, मदर डैश, मेरे ख्याल से उसी का ये लोकल लैंग्वेज है। माता लूटू, मेरे ख्याल से वही वाला है कुछ। धमसा गाड़ू, माता लूटू, माटी दियौनु। ये भी वो होती है गाली की तरह से, जैसे पुराने लोग दादी परदादी लोग जैसे बोलती थी ना, गुस्साती थी, तो ऐसा ये सब लफ्ज निकालती थी वो। धमसा गाड़ू, माता लूटू, माटी दियौनु, और पता नहीं क्या एक दो ऐसा था। तो सब मुझे कोई बहुत अच्छे से नहीं समझा, हाँ से समझ में आ गया कि हाँ क्या कर क्या रही, कह क्या रही बस। गो टू हेल, नरक में जाओ, नरक में जाओ, जहन्नम में जाओ, जहन्नम में जाओ। अब देखिए, एक तो ये दो ग्रामर पे बेस्ड लग रहा है, ग्रामर तो एक ही है। एक तो ये मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका ऑर्डर एक तरीके का, और दिल से निकलने वाली चीज है ना। अचानक आपने किसी से वो मारा था, मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो है माँ बाप को सताते हैं, परेशान करते हैं, तंग करते हैं ना। आप कोई जा करके बैठा, बेटा की कोई है, वो जा करके माँ को चुटकी काट लिया थे, कह देते, माँ है बेचारी बूढ़ी है, चिचिया गई एकदम, मतलब कि अंदर से वो निकला गुस्सा, बहुत तेज गुस्सा आया, जहन्नम में नरक में जा, गो टू हेल्प ना, अंदर से दिल से वो चीज निकली, क्या ऑप्टेटिव सेंटेंस, वरदान अभिशाप, जो चीजें दिल से अचानक निकले उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम इसको रखते हैं। गो टू हेल्प, नरक में जाओ, जहन्नम में जाओ। हेल ब्रोक ऑन यू, हेल ब्रोक ऑन यू, ब्रोक ऑन यू, ब्रेक मीन्स टूटना, ब्रोक सेकंड फॉर्म तोड़ना, हेल ब्रोक ऑन यू, हेल मीन्स जहन्नम, नरक, नरक तुम्हारे ऊपर टूट पड़े, नरक तुम्हारे ऊपर टूट पड़े, टूट पड़े, नरक तुम्हारे ऊपर टूट पड़े। और क्या बोलेंगे, मे गॉड ब्रेक योर लेग, गॉड का जी कैपिटल में होता है, मैंने अभी तक शायद बताना भूल गया, मैं कहीं भी नहीं बताया इस चीज को। गॉड का जी हमेशा कैपिटल में होता है, गॉड बड़ा बड़ी चीज है ना, ईश्वर, तो उसका नाम का जी जो है कैपिटल होता है। मे गॉड ब्रेक योर लेग, ब्रेक योर लेग, लेग, ईश्वर तुम्हारी टांग तोड़ दे, मे गॉड ब्रेक योर लेग, हैंड, टीथ तुम्हारे दांत तोड़ दे, जो कुछ भी तोड़वाना हो यहाँ मेंशन कर दीजिए, बता दीजिए, ईश्वर उसका निपटा देगा फिर। ईश्वर तुम्हारी, ईश्वर तुम्हारी टांग तोड़ दे, तोड़ दे, ईश्वर तुम्हारी टांग तोड़ दे, या फिर हाथ तोड़ दे, दांत तोड़ दे, नाक तोड़ दे, मुंह तोड़ दे। जो तोड़वाना हो यहाँ लगा दो, काम हो जाएगा। अब देखिए, इसके साथ में कुछ थ्रेट होती है, THREAT, REAT, थ्रेट, धमकी, क्या बोलते हैं, धमकी, धमकी, धमकी क्या क्या है, आई चेंज कर लेते हैं पेन मार्कर, आई विल बीट यू, आई विल बीट, हिट, किल, स्लैप, स्लैप, बीट मीन्स मारना, ऐसे थप्पड़ हाथ मुक्का ऐसे मारना, उसको बोलते हैं बीट। और हिट होता है बुरी तरह डंडे से या किसी अच्छे से चोट पहुंचाना, उसको क्या बोलते हैं, हिट। और किल होता है जान से मार देना, और स्लैप होता है घंटा थप्पड़ मारना। मैं तुम्हें मारूंगा या मारूंगी, आप जो हो उसके हिसाब से कर लीजिए, मारूंगा। अब देख लीजिए, बीट हल्की हल्के मारना,
हाथ से, मुक्के से, थप्पड़ से ऐसे मारना। और हिट, अब किस चीज से मारा जा रहा है वो नहीं पता ना। हिट बुरी तरह से मारना, थोड़ा अच्छे से चोट वोट लग जाए। किल जान से मार देना। स्लैप थप्पड़ से मारना। मैं तुम्हें मारूंगा, अब कैसे मारना है वो आप देख लीजिए, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे मारना। जैसे आई विल बीट यू, हिट यू, स्लैप यू। और क्या धमकी देते हैं? आई विल पुल योर टंग आउट। आई विल पुल योर टंग आउट। TONGUE, TONGUE, टंग, जीभ वाला ये होता है। टंग आउट, मैं तुम्हारी जबान बाहर खींच लूंगा। हाउ डेयर यू अब्यूज मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे गाली देने की, मैं तुम्हारी जबान बाहर खींच लूंगा। आई विल पुल योर टंग आउट, मैं तुम्हारी जबान बाहर खींच लूंगा। मैं तुम्हारी जबान बाहर खींच लूंगा। खींच लूंगा। हाउ डेयर यू अब्यूज मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे गाली देने की, हिम्मत है तो उसको गाली देके दिखाओ। आई विल पुल योर टंग आउट। आई विल पोक, पोक मीन्स होता है कोई चीज चुभा करके किसी चीज को निकाल लेना। जैसे अगर कोई कांटेदार चीज हो और ऐसे आंख में डाल के निकाल दो, इसको क्या बोलेंगे? पोक। आई विल पोक योर आईज आउट, योर आईज आउट, मैं तुम्हारी आंखें बाहर निकाल लूंगा। मैं तुम्हारी आंखें बाहर निकाल लूंगा। आंखें बाहर निकाल लूंगा, निकाल लूंगा। देखता क्या है? आंखें निकाल के गोतिया खेलूंगा, गोतिया। आई विल पोक योर आईज आउट, क्या बोला? मैं तुम्हारी आंखें बाहर निकाल लूंगा। मैं तुम्हें, इसके पहले शायद करा भी चुका हूं उसको, कि मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। अब थ्रेट में है तो लिख दे रहा हूं। आई विल, आई वाइप यू आउट, वाइप यू आउट, मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। वाइप, वाइप यू ऑफ, वाइप यू ऑफ, मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। नामो निशान मिटा दूंगा, मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। आई विल वाइप यू ऑफ, मैं तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला दूंगा। आई विल ड्रैग योर नेम थ्रू द मड, मैं हिंदी नहीं लिखूंगा इसका। आई ड्रैग, ड्रैग मीन घसीटना किसी चीज को। ड्रैग योर नेम थ्रू द मड, थ्रू, थ्रू द मड, मड मीन्स कीचड़, मैं तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला दूंगा। लिख लीजिए, मैं नहीं लिखूंगा उसको, जगह भी कम है। मैं तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला दूंगा, ये इडियम फ्रेजेस में भी हम लोगों ने देखा था। आई विल, यू हैव ड्रैग्ड माई नेम थ्रू द मड, तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। आई विल ड्रैग योर नेम थ्रू द मड, मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। आओ तो सही, मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। आई विल बरी यू अलाइव, आई, आई विल, शॉर्ट फॉर्म लगा दीजिए, लगाना है तो। आई विल बरी यू अलाइव, BURRY, बरी यू अलाइव। ये वाला भी सेंटेंस हम लोगों ने उसमें देखा था, इडियम एंड फ्रेजेस में। डोंट डिग अप बरीड, बरीड थर्ड फॉर्म थी, दफन हुए, दबे हुए। डोंट डिग अप बरीड, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। आई विल बरी यू अलाइव, मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा, जिंदा गाड़ दूंगा, गाड़ दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। डोंट डिग अप बरीड, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। वाई आर यू डिगिंग अप बरीड, आप गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं, बाल की खाल क्यों निकाल रहे हैं? बोलते नहीं है क्यों? कैसे बोलते हैं ये? जब मान लीजिए कि अभी कोई तू मैं भी कोई झगड़ा हुआ दो लोगों में, आपने आपके दोस्त में। अब दोनों लोग जो है, फिर एक ने कहा ये बताओ तुम पिछले साल अगस्त महीने में रात को 10 बजे क्या बोले थे?
कि तुमको थप्पड़ मारेंगे। आप बोलो तो वो क्या कहेगा दूसरा वाला, अरे यार इतनी पुरानी बात क्यों कर रहे हो ना, गड़े मुर्दे क्यों खा रहे हो, वाई आर यू डिगिंग अप बरीड, वाई आर यू डिगिंग अप बरीड, गड़े मुर्दे क्यों खा रहे हो। लिख देते हैं, या आप लिख लीजिए खुद ही, मैं नहीं लिखूंगा। डोंट डिग अप बरीड वहां भी लिखा था, एक यहाँ पर आ गया आपका, आई विल बरी यू अलाइव, मैं आपको जिंदा दफन कर दूंगा। वाई आर यू डिगिंग अप बरीड, गड़े मुर्दे क्यों खा रहे हो, वाई आर यू डिगिंग अप, वाई आर यू डिगिंग अप बरीड, गड़े मुर्दे क्यों खा रहे हो। नोट कर लीजिए इसको। अपनी हद में रहना, औकात में रहना, क्या बोलेंगे, बी इन योर लिमिट, बी इन योर लिमिट, औकात में रहना, अपनी हद में रहो, हद में रहो। दूसरा वाला भी लिख लिया, औकात में रहना, मजा आता है पढ़ते टाइम ना। बी इन योर लिमिट, अपनी हद में रहो। चुप रहो, शट अप, शट अप, चुप रहो, शट अप, तुम चुप रहो, यू बेटर शट अप, यू बेटर शट अप, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। क्या बोलेंगे, यू बेटर शट अप। अब जो है फिर उसके बाद सामने वाला क्या बोलेगा, कीप योर शट अप इन योर पॉकेट एंड गिव इट टू योर फ्रेंड, अपना शट अप अपने पॉकेट में रखो, अपने दोस्तों को दे देना, मुझे मत देना। कीप योर शट अप, अब धमकी है, धमकी भैया ऐसे आराम से थोड़ी बोली जाती है, हाँ? जोर जोर से बोला जाता है ना, ऐसे धमकाओ कि डर जाए, दोबारा उसकी हिम्मत ना हो कुछ करने की ना। कीप योर शट अप इन योर पॉकेट एंड गिव इट टू योर फ्रेंड, खूब अच्छे से रटो इसको, तो खूब अच्छे से रट लीजिएगा ना, तभी ये तेजी से निकलेगा। कीप योर शट अप इन योर पॉकेट एंड गिव इट टू योर फ्रेंड, कीप योर शट अप in your pocket, in your pocket and give it to your friend, give it to your friend, your friend, अपना शटअप, अपना शटअप अपनी जेब में रखो, अपनी जेब में रखो, जेब में रखो, और अपने दोस्त को देना, अपने दोस्त को देना, दोस्त को देना। Keep your shut up in your pocket and give it to your friend. Keep your shut up in your pocket and give it to your friend. अपना shut up अपने पॉकेट में रखो और अपने दोस्तों को देना। Keep your shut up in your pocket and give it to your friend. अब देखिए इसी सेंटेंस को हम लोग कई अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी चीजें बदल देने से इसका मतलब किस तरीके से बदल जाता है देखते हैं। कीप योर शट अप इन योर पॉकेट एंड गिव इट टू योर फ्रेंड में देखिए शट अप की जगह हम लोग कुछ और रख दें, अपनी सलाह अपनी जेब में रखो और किसी और को देना। कीप योर शट अप इन योर पॉकेट एंड गिव इट टू योर फ्रेंड, अपनी सलाह अपनी जेब में रखना और किसी और को देना। अब मान लीजिए आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, टॉफी लेकर के गए और बच्चे हैं वहां पर, तो बच्चों ने कहा कि ये टॉफी हम 10 रुपए की चॉकलेट खाने वाले और ये 1 रुपए में 2 मिलने वाली कच्चा आम टॉफी लेकर के आए हो। कीप योर टॉफी इन योर पॉकेट एंड गिव इट टू योर चिल्ड्रंस, अपने बच्चों को देना। शट अप को चेंज करके हम कुछ भी अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं। कीप योर एडवाइस इन योर पॉकेट एंड गिव इट टू योर पेरेंट्स, कीप योर एडवाइस इन योर पॉकेट एंड गिव इट टू योर पेरेंट्स, अपनी सलाह अपनी जेब में रखो और किसी और को देना। कीप योर एडवाइस इन योर पॉकेट एंड गिव इट टू योर नेबर, अपनी सलाह अपनी जेब में रखो और अपने पड़ोसी को दे देना। तो ये गिव अप शट अप की जगह पर हम लोग चेंज करके नया सेंटेंस बना देते हैं। मुझे जरूरत नहीं इस चीज की। यू कीप
कीप योर शर्ट अप इन योर पॉकेट एंड गिव इट टू योर फ्रेंड। अब मान लीजिए किसी को हमने अपने हिफाजत के लिए रखा कि जो है भाई अगर कोई धक्का मुक्की हुई, कुछ लोग अगर बीच में हो तो जो है मुझे बचाना, थोड़ा सा इधर उधर हिफाजत करना मेरी। अब क्या किया वो, रादर देन फाइटिंग he ran away rather than fighting, लड़ने के बजाय वो भाग गया। इतनी धमकी दी है उसको ना, लड़ने के बजाय भाग गया। मेरा कोई दोस्त है, उससे मैं लड़ना चाहता था, मैंने खुद उसको धमकी दी, लड़ने के बजाय वो भाग गया। rather than fighting he ran away, लड़ने के बजाय वो भाग गया। अभी ये माइक में कुछ दिक्कत आ गई थी तो आवाज नहीं आ रही थी, तो फिर से मैं लिख लिया हूँ, इसको लिखा हुआ है, ये पहले से मिटाया नहीं था इसको मैंने, तो मैं फिर से इसको रिकैप कर देता हूँ। वैसे लिखते हुए जो साथ में आप पढ़ते हैं ना, मेरे लिखते हुए साथ में जो पढ़ते हैं उसकी बात ही अलग होती है, क्योंकि जब मैं लिखता रहूंगा एक ही वर्ड को, एक ही सेंटेंस को मैं कई बार बोलता हूँ। एक बार इंग्लिश में लिखते टाइम कई बार बोलूंगा, फिर हिंदी में लिखते टाइम कई बार बोलूंगा, फिर उसको दोनों को लिखने के बाद 2-3 बार बोलूंगा ना, तो इतनी बार रिपीट हो जाता है कि वो चीज दिमाग में बैठ जाती है, और लिखी लिखाई चीजें ऐसे पढ़ देने से वो बात नहीं आती है। मैं खुद भी इस चीज का एक्सपीरियंस बीते दिनों में अपने ऊपर किया था, और वही चीज मैं जानता हूँ कि आप लोगों के साथ भी वैसा ही होगा, ठीक है। हालांकि जो लिख करके वो लोग क्यों करते हैं, क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि लिख करके रखते हैं तो पढ़ाते हैं तो वीडियो छोटी मिल जाती है, 20 मिनट 25 मिनट, जो हम आधे घंटे 1 घंटे में पढ़ाते हैं ना, वो 20 मिनट में हो जाता है अगर लिख करके रखा रहता है तो। और मान लीजिए एक बार लिख लिया, उसके बाद फिर पॉज कर देंगे, फिर मिटा के पूरा लिख करके फिर स्टार्ट करके वीडियो फिर करा लेंगे ना, लेकिन उसमें जो है उतनी अच्छे से याद नहीं होती चीजें, उतना अच्छे से तैयार नहीं होती हैं। लेकिन जब लिखते रहिए, पढ़ाते रहिए, लिखते रहिए, बोलते रहिए, लिखते रहिए, बोलते रहिए, सुनने कई बार सुनने को मिलता है। जब जो चीज कई बार सुनने को मिलती है वो चीज दिमाग में बैठती है, ठीक है। मेरे हिसाब से ज्यादा फायदेमंद होता है साथ में लिखते रहना। थोड़ा मजबूरी ये हो गई मेरी, कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, बाकी मैं खुद ऐसा करना नहीं चाहता हूँ। चलिए, he assured that assure मीन्स भरोसा दिलाना, आश्वस्त करना। he assured that he would protect me, उसने मुझे भरोसा दिलाया कि वो मेरी हिफाजत करेगा। he assured that he would protect me, protect मीन्स हिफाजत करना, रक्षा करना। उसने भरोसा दिलाया कि वो मेरी हिफाजत करेगा। अब देखिए, अगर जो है कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, ये हमारे होने वाले प्रधान जी हैं, ये हमारे होने वाले मुख्यमंत्री जी हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं ना, तो क्या बोलते हैं, ही इज आर वुड बी सीएम, ये हमारे होने वाले मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग, ये वर्ड तो उतना ज्यादा नहीं मिलता है, दूसरा वाला ये जो इसके बाद लिखा हुआ है वो ज्यादा मिलता है कि वो मेरे मंगेतर हैं ना, होने वाले मंगेतर, वो मेरी मंगेतर है, ऐसा बोलने को मिलता है। उसको कैसे बोलेंगे, ही इज माई वुड बी, होने वाला कुछ भी, कोई होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, वुड बी। और कोई घटना घटने वाली है, घटी नहीं है, उसके लिए क्या होता है, अबाउट टू ना। और वुड बी होता है कोई कुछ आपके रिश्ते में किसी से जुड़ाव होने वाला है पर हुआ नहीं अभी, तो उसको लिए क्या बोलते हैं, वुड बी। ही इज माई वुड बी फियांसे, और इधर है फियांसी लड़की हो जाती है, फियांसे लड़का हो जाता है, ही इज माई। अब देखिए यहाँ पे क्या था, ही इज आवर वुड बी सीएम, ये हमारे होने वाले मुख्यमंत्री हैं, हमारे, हम सबके होंगे। लेकिन अब वो मंगेतर जो होता है या मंगेतर होती है, तो वो सबकी थोड़ी होगी, वो सिर्फ वो एक ही होगी ना, माई, आई, मैं, और माई मीन्स मेरा ना। ही इज माई वुड बी फियांसे, वो मेरे होने वाले मंगेतर हैं। नेक्स्ट हमारा, अब ये चीज तो लड़की बोलेगी ना कि वो मेरे होने वाले मंगेतर हैं, अब लड़का बोलेगा तो क्या बोलेगा, शी। लड़की के लिए क्या होता है, वह के लिए शी इज माई वुड बी फियांसी, वो मेरी होने वाली मंगेतर है। शी इज माई वुड बी फियांसी, वो मेरी होने वाली मंगेतर है। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली चीज ये है कि दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है। अभी मान लीजिए आप किसी तरीके से याद भी कर लेंगे, बाद में भूल जाएंगे कौन सा वो लड़के के लिए होता है, कौन सा लड़की के लिए यूज होता है, वो आप भूल जाएंगे। इसके लिए तरीका ये है कि क्या लिखा हमने, लड़का, इसमें ई नहीं है, लड़की में ई है, इसलिए इसमें एक एक्स्ट्रा ई आ गया है, लड़की में ई, इसलिए फियांसी लड़की वाला जो होता है उसके लिए डबल ई आ जा रहा है, ठीक है। इसमें एक ई रहता है और इसमें
डबल ई, क्यों? क्योंकि लड़की में एक ई ज्यादा है, ठीक है, इसलिए ई यहाँ पर भी आ गया। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो मेरी होने वाली मंगेतर है, ठीक है, लड़की के लिए बोला जाता है, लड़का बोलेगा दे आर माई पेरेंट्स। देखिए दो वर्ड्स आते हैं, पेरेंट्स और गार्जियन। स्कूल में अक्सर बुलाया जाता है जब बच्चों के माँ बाप को, माता पिता को या उनके घर वालों को, तो क्या बोला जाता है? गार्जियन को लेके आना है, पेरेंट्स को लेकर के आना। तो दोनों में फर्क क्या होता है? जिनसे आप पैदा हुए वो आपके हुए पेरेंट्स, यानी कि माता पिता। जिनसे आपका जन्म हुआ, जिनसे आपकी पैदाइश हुई, वो हुए आपके माता पिता। और दूसरी चीज, जो आपका केयर टेकर हो, जो आपकी देख रेख कर रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? गार्जियन। जरूरी नहीं है कि आपके माता पिता ही गार्जियन हो, लेकिन पेरेंट्स का जरूरी है कि पेरेंट्स आपके माता पिता ही होंगे, माता पिता, ठीक है। जैसे मेरा गांव और वहां पे मेरे पेरेंट्स रहते हैं, मदर फादर मेरे वहां रहते हैं, और मैं वहां, बचपन मेरा वहां गुजरा। उसके बाद मैं शहर आ गया, तो शहर में मेरे भाई पहले से रहते थे और मैं उनके पास रहने लगा। मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा देख रेख, मेरा स्कूल में एडमिशन, मेरा कोचिंग में एडमिशन, या फिर और मेरी जरूरतें जो भी होती थी, वो उसका देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरे भाई साहब को थी। तो मेरे भाई मेरे गार्जियन हुए। हो सकता है बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप, माता पिता के साथ में रहते हो, तो माता जी पिताजी जो उनके देख रेख करते होंगे, जो स्कूल वगैरह में एडमिशन वगैरह हर चीज करते होंगे, वो उनके गार्जियन वहां पर हो जाएंगे। गार्जियन का मतलब देख रेख करने वाला, और पेरेंट्स का मतलब जिनसे आपकी पैदाइश हुई है, ठीक है। हो सकता है माता पिता पेरेंट्स भी हैं और गार्जियन भी हो सकते हैं, लेकिन गार्जियन कोई और भी हो सकता है। समझ में बात आई? चलिए दे आर माई पेरेंट्स, वो मेरे माता पिता हैं। ही इज माई गार्जियन, वो मेरे अभिभावक हैं। क्या बोलते हैं? अभिभावक। गार्जियन को हिंदी में बोलते हैं अभिभावक। आई लिव फार फ्रॉम मॉस्क, मैं मस्जिद से दूर रहता हूँ। और नियर फ्रॉम लोनावड़ा स्टेशन, मैं लोनावड़ा स्टेशन के पास रहता हूँ और मस्जिद वहां से थोड़ी दूर पर है। एक अर्थी सुना होगा, चार कंधों पर उठाई जाने वाली अर्थी, इंग्लिश में उसको बोलते हैं बायर। फोर पीपल्स वर कैरिंग बायर, चार लोग अर्थी ले जा रहे थे, चार लोग अर्थी ले जा रहे थे। फोर पीपल्स वर कैरिंग बायर, चार लोग अर्थी ले जा रहे थे। माई सिस्टर इज ड्राइविंग, कभी कभी आप लोग एक वर्ड सुनते होंगे संताप है उसमें, संतापी है वो। संतापी का मतलब कि न खाएंगे न खाने देंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। दूसरा एक वो होता है न, दूसरा एक इसके लिए होता है, हमारे लोकल लैंग्वेज में ये चीज बोलते हैं, पता नहीं आपको वो चीज समझ में आए कि ना आए, लेकिन हमारे लोकल लोकल में ये बोलते हैं कि तोका न मौका, तोका न मौका, भारे में झोंका। यानी कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, खराब कर देंगे। भार वो दाना वगैरह जो होता है, भूजा, भूजा जिसको शायद बोलते हैं ना, भूजा, भूनने के लिए वो मिट्टी का कुछ ऐसा बनाया जाता है चूल्हा, उसमें जो लकड़ी वगैरह डाली जाती है, तो उसको वो क्या बोलते हैं? भार। हमारे यहाँ भार ही बोलते हैं, हो सकता है आपके यहाँ कुछ और नाम से जानते होंगे, हम समझ जाएंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे। अच्छा इसी को बात, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि लकड़ी डाली जाती है, आग जलती है और वो फिर दाना भुना भुना जाता है उससे। तो वही कहते हैं ना तोका न मौका, भार में झोंका, या ना खाएंगे ना खाने देंगे ना। जैसे मैं हूं, मैं आम खा रहा हूं और मेरी सिस्टर आई, बोली भाई मैं आम खाऊंगी। मैं कह ले खा, तू ही खा। उसके बाद मैं गया चाय पीने, मैं कह रहा हूँ जा रहा हूँ मैं चाय पीने। फिर वहां पहुंच गई, बोली मैं चाय पीऊंगी। मैंने कहा लो चाय पियो। फिर जो उसके बाद फिर जो है, मैं गया समोसा लेके आया मार्केट से। फिर जाके शिकायत कर दी घर में, मम्मी से शिकायत कर दी कि जो है भाई वो लाके खा रहा है समोसा। ये संताप है, ना खाएगी ना खाने देगी ना। ऐसे अगर जिसके बच्चों में होता है ये चीज ज्यादा, बड़ों में थोड़ा कम होता है, कुछ लोगों में होता है। तो क्या बोलेंगे इसको? ग्राइविंग, ग्रीविंग या ग्राइविंग, ग्राइविंग बोलिए, ठीक है, ग्रीविंग बोलिए, ठीक है। माई सिस्टर इज ग्रीविंग, मेरी बहन संतापी है। नाम ले लेकर तो दिक्कत हो जाएगी, नाम से बेहतर है कि माई सिस्टर लगा दीजिए। अब अगर बोलेगी तो एक ही बहन थोड़ी है माई सिस्टर इज ग्रीविंग, माई बहन, मेरी बहन संतापी है। अब मान लीजिए कोई बातचीत चल रही है और आपको सामने वाले की बात सुनाई नहीं दी या समझ में नहीं आई कि क्या बोला उसने। समझ में आने का मतलब एक तो है सुनाई दिया लेकिन समझ में नहीं आया, दूसरा है आपका कि ऐसा आवाज तो आई, फला ने बोला, लेकिन कहा क्या नहीं सुन पाए, ठीक है, वो वाली बात होती है। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं कि यार सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलने के लिए उसके उससे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं ना, विनती करते हैं, मिन्नत करते हैं कि फिर से बोलिए, क्या बोले आप, समझ में नहीं आया ना। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉरी, सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने सुना नहीं, प्लीज पार्डन। क्या बोला? सॉरी
प्लीज पार्डन, माफ कीजिएगा, मैंने सुना नहीं, फिर से बोल दीजिए जरा ना। ये है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, हमारे हिंदू भाई जो हैं मंदिर जाते हैं तो वहां पर जो है टीका लगाया जाता है, चंदन वगैरह लगाया जाता है ना, चंदन लगाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? चंदन। कुछ चीजें शुभ होती हैं, ऑस्पिशियस बोलते हैं, मतलब कि वो एक शुभ निशान है ना, वो क्या बोलेंगे? आपके माथे पर टीका या चंदन किसने लगाया? हु हैज हु हैज मार्क्ड हु हैज मार्क्ड, ऑस्पिशियस बोला जाता है, ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मार्क ऑन योर फॉरहेड, मार्क ऑन योर फॉरहेड, फॉरहेड, हेड मीन सर, फॉर, सर के पहले क्या है? फॉर मीन्स पहले, एफ ओ आर ई फॉर, एफ ओ आर ई फॉर मीन्स पहले, पूर्व या सामने, फॉर हेड, हेड के फॉर यानी कि पहले क्या है? मत्था, फॉर हेड। हु हैज मार्क्ड ऑस्पिशियस मार्क ऑन योर फॉरहेड, आपके माथे पर चंदन किसने लगाया? आपके माथे पर चंदन किसने लगाया? चंदन किसने लगाया? आपके माथे पर चंदन किसने लगाया? आपके माथे पर चंदन किसने लगाया? और मंदिर में लगाता ही कौन है? कौन लगाता है? पुजारी जी, पंडित जी जो रहते हैं वही लगाते हैं। उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रीस्ट, प्रीस्ट, प्रीस्ट हैज मार्क्ड, मार्क्ड ऑस्पिशियस मार्क, auspicious mark on my forehead, on my forehead, forehead, priest has marked auspicious mark on my forehead। आप इसकी मीनिंग खुद लिखिए। पंडित जी ने या पुजारी जी ने मेरे माथे पर चंदन लगाया, टीका लगाया, तिलक लगाया, जो आप लिखना चाहें। पुजारी जी ने मेरे माथे पर तिलक लगाया, पुजारी जी ने मेरे माथे पर तिलक लगाया। अब देखिए, कुछ लोगों को कुछ काम की आदत होती है, जैसे कुछ लोग होते हैं, आदत क्या, वो जानबूझ के नहीं करते, वो पड़ जाती है, वो आदत हो ही जाती है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, बात करते रहेंगे ऐसे, आंख ऐसे उनकी बंद होती रहेगी, ऐसे ऐसे करके ना। या फिर कुछ लोग होते हैं, उनका गाल ऐसे हिलता रहेगा, या कुछ ना कुछ ऐसा होता है। कुछ लोगों की आदत होती है, वो ऐसे नाखून चबाते रहते हैं, होता है ऐसा, क्या बोलेंगे उसको? इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ। बाबा रामदेव की आंख झपकाने की आदत है, बाबा रामदेव की आंख झपकाने की आदत है। बाबा रामदेव, बाबा रामदेव is in the habit of, is in the habit of, in the habit of blinking eyes, blinking, ब्लिंक होता है मतलब कि, ब्लिंक का मतलब होता है जलना बुझना, जलना बुझना, जलना बुझना, जलना बुझना। जैसे कभी कभी कोई चीज चार्जिंग लगाते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है? लुक, 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 लुक होता है सर, उसको क्या बोलते हैं? ब्लिंक,
या फिर अगर बाइक या कार चलाते हैं तो उसमें जो है इंडिकेटर होता है, ब्लिंक करता है वो इंडिकेटर भी ना, जलना बुझना, उसको क्या बोलते हैं, ब्लिंक। बाबा रामदेव की आंख भी जो है जलती बुझती है, समझ लीजिए। बाबा रामदेव इज इन द हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग या फिर विंकिंग, विंक, विंकिंग, हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग या विंकिंग आई। इसमें दोनों में फर्क क्या है, ये अपने आप होता है, ये आदमी करता है, ये अपने आप होता है, ये आदमी करता है, आंख मारना ना, हमसे तो मारी नहीं जाती यार। विंकिंग यानी कि आंख मारना, आंख की जगह बहुत कुछ हिल जाता है मेरा, विंकिंग है। बाबा रामदेव इज इन द हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग, ब्लिंक मतलब अपने आप जो होता है, कुदरती, नेचुरल। और विंकिंग कुछ लोग अपनी आदत हो जाती है उनकी, बार बार आंख मारते हैं, किसी को इशारा करते हैं ना, तो वो क्या होता है, विंकिंग है। फिर जहां जरूरत नहीं होती वहां भी हो जाता है उनसे, ब्लिंकिंग है। बाबा रामदेव को आंख मारने की आदत है, बाबा रामदेव की आंखें फड़कती रहती हैं। बाबा रामदेव, रामदेव को आंख फड़कने की आदत है, आंख मारने की आदत है, जानबूझ के नहीं फिलहाल, उनकी बाबा रामदेव वाली जानबूझ के नहीं है, ब्लिंकिंग है। विंकिंग भी हमने इसी साथ में लिखवा दिया कि हमें दूसरा सेंटेंस उसके लिए ना बनाना पड़े, ये जानबूझ के जो करता है उसके लिए लगाना है, ठीक है। बाबा रामदेव के लिए खाली ब्लिंक ही आएगा। आंख मारने की आदत है, आदत है, यहाँ लिख लीजिए कुदरती, प्राकृतिक, कुदरती, कुदरती, और ये जानबूझकर, जानबूझकर, जानबूझकर विंकिंग। सौरभ गांगुली का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सौरभ गांगुली, तो उनकी भी एक आदत है, वो भी नाखून चबाते रहते हैं। क्या बोलेंगे, गांगुली, गांगुली is in the habit of, in the habit of, in the habit of biting nails, biting nails, nail means नाखून। सौरभ गांगुली को नाखून चबाने की आदत है, आप खुद ही मीनिंग लिख लीजिए क्या लिखे हम। सौरभ गांगुली को, गांगुली को नाखून चबाने की आदत है, गांगुली को नाखून चबाने की आदत है। देखिए मैं या तो इधर हो जाता हूँ लिख करके, या तो उधर हो जाता हूँ, ताकि आप इधर लिख लें, क्योंकि मैं लिखता रहता हूँ तो ये पीछे की चीजें आपको नहीं दिखती हैं, जो मेरे पीछे पड़ते हैं ये चीजें आपको नहीं दिखती हैं, इसलिए मैं इधर या उधर हो जाता हूँ। लेकिन एडिटिंग टाइम में ऐसा लगता है कि सर गायब हो गए हैं, क्यों, क्योंकि अभी तो ये जब शूट होता है, शूट होती है क्लास, तो इधर भी दिखता है इधर भी दिखता है, लेकिन जब एडिट होता है, एडिटिंग में ये इधर का पोर्शन कट जाता है, इधर वाला रहता है बस। तो ऐसा नहीं होता है कि मैं चला गया कहीं, यहीं जाकर के इधर बगल में खड़ा हो जाता हूँ, तो ये लगता है कि जो है सर है ही नहीं है, चले गए हैं। अब देखिए कुछ जो है ऐसी चीजें कही जाती हैं, कुछ कहे, क्या बोलते हैं उसको, क्या कहेंगे हम लोग, कुछ ऐसी कुदंतियां, कुछ ऐसी चीजें, अब एग्जांपल दे रहा हूँ उससे आप समझ जाना क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि रात में झाड़ू मत लगाओ, चप्पल उल्टा मत रखो, गरीबी आती है ना, ऐसी कुछ चीजें ऐसी कही जाती हैं। और एक चीज और है कि आंख का फड़कना, हाथ में खुजली होगी तो पैसा आएगा या जाएगा, अब पता नहीं होता, मुझे खुद कंफर्म नहीं है, दाहिने में आने पे, दाहिने में खुजली होती जाता है, बाहिने में दाएं में खुजली होती है तो आता है क्या, ये कंफर्म नहीं है। और दूसरी चीज कि आंख जब फड़के, खट्टे डकार आए ना, इन सब का अलग अलग लोग मतलब निकालते हैं। आंख का फड़कना बाई आंख का फड़कना अशुभ माना जाता है, दाई आंख का फड़कना शुभ माना जाता है, यानी कि कुछ अच्छी खबर मिलेगी कुछ बुरी खबर मिलेगी, इससे जोड़ा जाता है उस चीज को। चलिए देखते हैं कैसे बोलेंगे इसको। फड़फड़ाना, आंख फड़फड़ाती है ना, फड़कती है। फ्लटर, फ्लटरिंग, फ्लटरिंग या फिर ट्विचिंग, ट्वी ट्विचिंग ऑफ, ट्विचिंग ऑफ लेफ्ट आई,
लेफ्ट आई इज कंसीडर्ड माना जाता है, कंसीडर्ड एज बैड ओमेन, बैड ओमेन अशुभ, ओमेन गुड ओमेन शुभ। अब इसी का दूसरा वाला फ्लटरिंग ऑफ फ्लटरिंग या ट्विचिंग, फ्लटरिंग या फिर ट्विचिंग ऑफ राइट आई इज कंसीडर्ड एज गुड ओमेन, गुड ओमेन शुभ माना जाता है। मीनिंग आप लिखिए, हम नहीं लिखेंगे। फ्लटरिंग और ट्विचिंग ऑफ लेफ्ट आई इज कंसीडर्ड एज बैड ओमेन, बाई आंख का फड़कना अशुभ माना जाता है, बाई आंख का फड़कना अशुभ माना जाता है, जबकि दाई आंख का फड़क दाई आंख का फड़कना शुभ माना जाता है। फ्लटरिंग और ट्विचिंग ऑफ लेफ्ट आई इज कंसीडर्ड एज बैड ओमेन, फ्लटरिंग ऑफ राइट आई इज कंसीडर्ड एज गुड ओमेन। फ्लटरिंग और ट्विचिंग ऑफ लेफ्ट आई इज कंसीडर्ड एज बैड ओमेन, फ्लटरिंग और ट्विचिंग ऑफ राइट आई इज कंसीडर्ड एज गुड ओमेन। दोनों में से कोई एक वर्ड यूज कीजिएगा बोलने के टाइम पे, ठीक है। सामने से आती हुई ट्रक ने मेरी आंखों को चकाचौंध कर दिया। क्या बोलेंगे? सामने से आती हुई ट्रक मेरी आंखों को चकाचौंध कर दी। ऑन कमिंग ट्रक, ऑन कमिंग ट्रक, ट्रक डेजल्ड, DAZZLE, डेजल्ड माई आईज, माई आईज। कभी कभी होता नहीं है, साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं आप या बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, तो सामने से गाड़ी आती है, कार आती है, तो क्या होता है या ट्रक आया, कुछ ऐसा आया, तो उसकी लाइट इतनी तेज पड़ती है कि सामने कुछ दिखाई नहीं देता है ना, चौंधिया जाता है आदमी कि जाए तो जाए किधर जाए ना। तो क्या बोलेंगे? ऑन कमिंग ट्रक डेजल्ड माई आईज, सामने से आते हुए ट्रक ने, सामने से आते हुए ट्रक ने, आते हुए ट्रक ने मेरी आंखों को चक्काचौंध कर दिया, मेरी आंखों को चक्काचौंध कर दिया, चक्काचौंध, चौंध कर दिया, मेरी आंखों को चक्काचौंध कर दिया। सामने से आते हुए ट्रक ने मेरी आंखों को चक्काचौंध कर दिया। ऑन कमिंग ट्रक डेजल्ड माई आईज। अब इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है और उसको भी देख लेते हैं। यू आर हैजल टू मी, डी हटा के एच लगा दीजिए बस, हैजल टू मी, या आई एम हैजल टू यू। हैजल मीन्स मुसीबत, परेशानी, मुश्किल, बवाल, जी का जंजाल ना। तुम मेरे जी का जंजाल हो, तुम मेरी परेशानी हो, तुम मेरे जी का जंजाल हो, तुम मेरे जी का जंजाल हो, जंजाल हो, तुम मेरे जी का जंजाल हो। परेशान हो गया तुमसे मैं। आई एम फेड अप विद यू, आई एम फेड अप, फेड अप मीन्स परेशान हो जाना। हैजल का वो है, ये आपका फ्रेजल वर्ब है, वर्ब और ये प्रीपोजिशन। आई एम फेड अप विद यू, मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ, तुम मेरे जी का जंजाल हो गए हो, बवाल हो गए हो मेरे लिए एकदम से। अब देखिए, मैंने ग्रामर वामर सब कुछ सिखा दिया आपको, बहुत सारे सेंटेंसेस भी बता दिए। अब आप क्या चाहते हैं, मैं हर जगह आपको जहां बोलना हो मैं आके बताऊं, यहाँ ये बोलना है ना। यू हैव टू, आपको अपना सेंटेंस खुद ही बनाना पड़ेगा, मैं आपको पका पकाया नहीं दूंगा। कैसे बोलेंगे इसको? यू विल हैव टू, यू विल हैव टू फ्रेम सेंटेंसेस, फ्रेम मीन्स बनाना, फ्रेम सेंटेंसेस ऑन योर ओन, खुद से,
आई विल नॉट गिव यू, आई विल नॉट या वोंट कर दीजिए, आई विल नॉट गिव यू, गिव यू कट एंड ड्राइड, कट एंड ड्राइड, कट मीन्स कटा हुआ, ड्राइड मीन्स सुखाया हुआ, यानी पका पकाया, एकदम बना बनाया नहीं दूंगा तुमको मैं। यू विल हैव टू फ्रेम सेंटेंसेस ऑन योर ओन, आई विल नॉट गिव यू कट एंड ड्राइड, आपको अपने आप से सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे, आपको अपने आप से, अपने आप से सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, पड़ेंगे, मैं आपको पका पकाया नहीं दूंगा, मैं आपको पका पकाया नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, मैं आपको पका पकाया नहीं दूंगा। नोट कर लीजिए इसको। देखो फालतू में घूमना, बिना मतलब के, बेवजह की, कोई वजह ना हो घूमने की, तो उसको क्या उसको क्या बोलेंगे? रोम अराउंड। व्हाई आर यू, व्हाई आर यू रोमिंग अराउंड, रोमिंग अराउंड, व्हाई आर यू रोमिंग अराउंड, फालतू में क्यों घूम रहे हो, फालतू में क्यों घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो, घूम रहे हो, फालतू में क्यों घूम रहे हो, व्हाई आर यू रोमिंग अराउंड, व्हाई आर यू रोमिंग अराउंड। मान लीजिए कि मेरे साथ मेरी सिस्टर घूमने के बाहर हम लेके गए उनको घुमाने के लिए, और किसी चौराहे पर उन्होंने देखा कि दो चार लड़के ऐसे खड़े हैं, तो उन्होंने पूछा ये ये कौन है, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे ध्यान न दीजिए, वो फालतू है, सड़क छाप है। डोंट केयर, डोंट केयर, डोंट केयर, दे आर, दे आर रोमियो, रोमियो सड़क छाप, दे आर रोमियो, या फिर यूजलेस फेलो, बिना मतलब के, बिना काम के लड़के हैं, यूजलेस, यूजलेस फेलो, यूजलेस फेलो, बेकाम के, डोंट केयर, ध्यान मत दीजिए, दे आर रोमियो यूजलेस फेलो, वो कब सड़क छाप है, ध्यान मत दीजिए, ध्यान मत दीजिए, ध्यान मत दीजिए, वो सड़क छाप है, सड़क छाप है, दे आर रोमियो, बिना बिना मतलब यहाँ वहां मत घूमो, डोंट, डोंट रोम, इसकी मीनिंग आप लिख लीजिएगा, रोम हियर एंड देयर, यहाँ वहां बिना मतलब के मत घूमो, हियर एंड देयर। देखिए ये ए एन डी जो होता है ना, यही है ये भी वही है, निशान उसका बनता है ऐसे बस। डोंट रोम हियर एंड देयर, यहाँ वहां मत घूमो, फालतू में यहाँ वहां मत घूमो, लिख लीजिए। अब देखिए कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि किसी, मान लीजिए चार पांच लड़के हैं ग्रुप में, अब उसमें होता क्या है कि वो किसी एक को कमजोर पाते हैं तो उसका मजाक खूब उड़ा लेते हैं, बेचारा एकदम से परेशान हो जाता है, कि उसके बाद उसका लगता है यार और इतना ज्यादा तंग कर देते हैं तो वो रोने सा हो जाता है, एकदम रुआसा हो जाता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? रोया नहीं, बस रोने वाला, एकदम रोने रोने सा हो गया, बस रोया नहीं, बस समझ लीजिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरी भांजी है छोटी सी,
तो वो आई यहीं पर, तो क्लास ऐसे मैं पढ़ा रहा था, तो वो आकर के इधर ही साइड में बैठी। तो और जो घर में लोग रहते हैं वो आना नहीं चाहते, इधर नहीं आते हैं कि डिस्टर्ब होगा जब पढ़ा रहे हैं, तो मेरी निगाह उधर जाएगी या खटपट कुछ आवाज होगी, डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए घर वाले नहीं आते हैं। और छोटी सी बच्ची वो अंदर आ गई, तो उसको किसी ने पकड़ करके घसीटते हुए लेके चले गए, और उसको उधर छोड़ा, फिर वो आकर के इधर चली आई। फिर जो है जो कोई फिर आया, वो सिस्टर हमारी आई, भांजी है वो, उसकी मम्मी यानी सिस्टर हमारी, वो आई और बोली कि चलो यहाँ से चलो, मामू पढ़ा रहे हैं, चलो। और अभी अभी मरबो करिए मामू, डिस्टर्ब होगा, अभी डांटेंगे मारेंगे। तो वो कह रही है, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ से नहीं, हम बोलेंगे नहीं, हम चुप रहेंगे, हम बोलेंगे नहीं, हमको यहीं बैठे रहने दीजिए, हम कुछ करेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं। और थोड़ा सा छोटी है, तो एक दिन उसने कहा, माँ, वो पहले वो बोलती है, बोला अच्छे से बोलेगी, उसके बाद अपना काम नहीं करवाएगी, बोली आप मेरे मामू हैं। हमने कहा हाँ। बोले फिर आइसक्रीम हमको दिलाइए। एक दिन और बोली कि जो है हमने मना कर दिया कि आइसक्रीम नहीं दिलाएंगे, खांसी आ रही है ना अभी। उसके बाद फिर एकदम एकदम रोने सी हो गई, मुंह लटक गया। उसके बाद फिर ऐसे एक्सप्रेशन ऐसा हुआ बस अब रोने ही वाली है, मुझे लगा बस फटा बम। तो मैंने कहा चलो दिलाते हैं, ऐसे थी एकदम जैसे मैंने बोला, हाँ चलिए मामू चलिए। और एक दिन और से बोला कि जो है मामू हम कल नानी के यहाँ चले जाएंगे, हमको आज आइसक्रीम दिला दीजिए ना। तो बच्चे होते हैं, बच्चों की बातें ऐसी होती हैं, तो वो एकदम रुआसी सी हो गई, रोने सी हो गई, रुआसी हो गई। क्या बोलेंगे? माई नेफ्यू, मेरी भांजी, नीस बोलेंगे, नीस, NIECE, NEICE। कंफर्म कर लेंगे, इसको थोड़ा सा डाउट में है स्पेलिंग, ठीक है। एक होता है नेफ्यू, भतीजा या भांजा, और नीस मीन्स भतीजी या भांजी, लड़की के लिए नीस आएगा और लड़के के लिए नेफ्यू। माई नीस वॉज लिटरली, माई नीस वॉज लिटरली वीपिंग, रोई नहीं, बस रोने सी एकदम हो गई। क्या बोलेंगे? लिटरली वीपिंग, ऐसा लग रहा था बस रोने ही वाली है ना, रुआसी हो गई। मेरी भांजी, मेरी भांजी रोने सी हो गई, सोने सी नहीं है, रोने सी, रोने सी हो गई, रोने सी हो गई। माई फादर वॉज लिटरली स्लीपिंग, लिटरली स्लीपिंग। मेरे पिताजी एकदम सोने सोने से हो गए, जैसे होता नहीं है कि आदमी सोने से पहले आंख बंद करता है, हल्का हल्का नींद हल्की हल्की आते 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 फिर गहरी नींद में पहुंचता है ना, तो वही वाली कंडीशन ये है, लिटरली स्लीपिंग। माई फादर वॉज लिटरली स्लीपिंग, एकदम सोने सोने से हो गए थे। ऑफिस से आए काम करके, या स्कूल से, मेरे पिताजी स्कूल में पढ़ाते हैं तो स्कूल से आए और वो बैठे थे, और बैठे बैठे ऐसे हल्का हल्का नींद आ रहे हैं, हल्का हल्का नींद आ रहे हैं, हल्का हल्का झूम भी रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? लिटरली स्लीपिंग, लगभग सोने से हो गए थे। लिख लीजिएगा, मेरे पिताजी नींदाए हुए थे, ऐसा बोलेंगे, नींदाए हुए थे, नींद आ रही थी, एकदम सोए सोए से हो गए थे। आई वॉज लिटरली फॉलिंग, लिटरली कोई काम हुआ नहीं पर उसके जैसा होने के करीब एकदम पहुंच गया, तो क्या बोलेंगे? लिटरली लगाएंगे उसके लिए, ठीक है। आई वॉज लिटरली फॉलिंग, फॉलिंग, मैं गिरने सा हो गया, मैं गिरने सा हो गया, मतलब क्या हुआ? जैसे कभी किसी ने, मान लीजिए ये दीवार है, दीवार इतनी ऊंची है, ठीक है, और मैं इस पर चढ़ करके खड़ा हुआ हूँ। अब किसी ने मुझे हल्का सा पीछे से पुश किया, धक्का दिया, अब मैं क्या करूंगा? बचने की पूरी कोशिश करूंगा ना, होता है ऐसा। ये क्या है? मैं गिरने सा हो गया एकदम, लेकिन गिरा नहीं,
यही है लिटरली। किसी काम कोई काम हुआ नहीं पर होने जैसा एकदम सिचुएशन बन गई तो उसको क्या बोलेंगे? लिटरली। जैसे माय नीस वाज लिटरली वीपिंग, एकदम रुआंसी हो गई। माय फादर वाज लिटरली स्लीपिंग, मेरे पिताजी एकदम सोने सोने से हो गए, नींद आ गए थे एकदम। आई वाज लिटरली फॉलिंग, मैं एकदम गिरने सा हो गया, बस गिरते गिरते बच गया। नोट कर लीजिए इसको। टाइगर्स, चीते जो है हमारे देश में खत्म होने के एकदम कगार पर है। कैसे बोलेंगे? टाइगर्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। चीते क्या बोलेंगे? चीते विलुप्त होने, खत्म होने या विलुप्त होने, विलुप्त या खत्म होने के कगार पर है, होने के कगार पर है, कगार पर हैं। यानी कि दो ही चार संख्या में बचे हुए, बाकी लगभग खत्म हो चुके हैं। अब कब खत्म हो जाए कुछ पता नहीं है। टाइगर्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अब यहाँ पर ऑफ आया, यहाँ पर ये नो एक्शन है, नॉन वर्ब है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऐसे आ गया। अगर कोई वर्ब आती तो वो आईएनजी फॉर्म में आती। जैसे आरिफ वॉज ऑन द वर्ज ऑफ फेलिंग, वर्ज ऑफ फेलिंग। आरिफ इज ऑन द वर्ज ऑफ फेलिंग, फेल होना, असफलता, फेल, असफल। वर्ज ऑफ फेलिंग, लास्ट ईयर, आप इसकी मीनिंग खुद लिखिएगा। आरिफ पिछले साल फेल होने की कगार पर था, यानी कि 100 नंबर में से 33.5 नंबर, 33.3 नंबर पास होने के लिए जरूरी होता है, ऐसे नॉर्मल एग्जाम जो हाई स्कूल इंटर वगैरह होता है। अब इसने पाया कितना? 34 नंबर, किसी तरह से जैसे तैसे एनी हाउ पास हुआ वो, ठीक है, यानी एकदम कगार पर था। एक नंबर कम होता तो फेल, एक नंबर कम होता तो ये आ जाता 33 पे, फिर कहाँ पास होता? फेल हो जाता। तो एकदम कगार पर है, एकदम। कगार का मतलब आपको कैसे समझ, एक और एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे है, ये ऊंची जमीन है और यहाँ पे इतना एकदम ढाल है ऐसे, उसके बाद फिर जो है यहाँ पर वो खेत है, ये ऊंची जमीन है और ये खेत है, खेत या फिर कह लीजिए नदी, ये बांध है, बांध क्या कह सकते हैं इसको कि नहर, नहर कह लीजिए। और एकदम ऐसे नहर की ये दीवार उठाई गई है यहाँ पर, ठीक है, और ऐसे पक्का किया गया है, नीचे से ऐसे उठाया गया है, इसमें से पानी भागता है बाहर, मतलब कि आगे बढ़ता है, बहता है। और यहाँ पर किसी ने घर बना लिया, ठीक है, घर बना लिया। अब गांव में ये वर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा बोला जाता है कि ये घर एकदम कगार पर है। अब हल्का सा भी कुछ इधर उधर हुआ तो सीधा अंदर, कगार पर है, ठीक है। अक्सर बचपन में तो हमने ये चीज सुना था कि घर जो है, कच्चे घर होते थे तो उसमें जो है दीवार गिर जाती थी, जब बारिश होती थी तो पानी नमी एब्जॉर्ब करते करते वो दीवार फूलती थी, फूल करके गिर जाती थी, बोलते कगार गिर गई। तो ये है कगार, ठीक है। यहाँ से अगर हल्का सा भी कुछ ये सपोर्ट हटा तो ये पूरा लेके गिर जाएगा, इसी को बोलते हैं कगार। ऑन द वर्ज ऑफ फेलिंग, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग, एकदम खत्म होने की कगार पर है। ऑन द वर्ज ऑफ एंड, खत्म के कगार पर है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, याद करते रहिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।